हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की क्लास में जो अपना ईओ आरओ टेस्ट है, ईओ आरओ टेस्ट है, ये रहेगा 13। इससे पहले हमने 12 टेस्ट है वो कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो 12 टेस्ट की क्लास नहीं ली है तो वे भी ज़रूर लें, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए तैयारी कैसी है। साथ में आपको जो आपके एग्जाम में आएगा वो क्वेश्चन लेवल है वो किस हिसाब से होगा, क्वेश्चंस की फॉर्मेशन है वो किस हिसाब से होगी। आपको ये भी पता चलेगा कि अब आपको रिवीजन करना है तो किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, जिससे आपकी तैयारी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। अब हम अगर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में आपके राजस्थान जीके, इंडियन पॉलिटी और पार्ट बी आता है। अब जो हमारा 12वां टेस्ट कल का था तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इंडियन पॉलिटी और मैंने आपके पार्ट बी है उसके क्वेश्चन मैं लेके आई थी। मेरे अकॉर्डिंग है आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन फॉर्मेशन में और पार्ट बी में हो रही है। पार्ट बी में इसलिए हो रही है क्योंकि ये अभी आपके लिए नया सिलेबस है, तो आपको भी इसमें समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि क्वेश्चन फॉर्मेशन है वो किस प्रकार का रहेगा, किस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम धाराओं पर ज़्यादा ध्यान दें या फिर उसके अंदर के मैटर पे ध्यान दें या किस चीज़ पे दें, क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे। ठीक है। दूसरा इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन में आ रही है क्योंकि ये है आपके लेवल आरएस लेवल के जो क्वेश्चन है वो फॉर्मेशन होगी, इसलिए मैं ये दोनों के क्वेश्चन ज़्यादा लेके आती हूँ। साथ में अगर बात रही राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके की मैं आज आपके लिए हिस्ट्री के क्वेश्चन लेके आई हूँ। हिस्ट्री के क्वेश्चन वो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बच्चों को कम याद होते वो टॉपिक से, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो आपको क्लास है वो शुरू से लेके लास्ट तक देखनी है। साथ में अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करें, और साथ में आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको इंडियन पॉलिटी और पार्ट बी के अलावा अगर राजस्थान जीके में दिक्कत है, कौन से टॉपिक में है, आपको किस टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चन चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। हमारे टेस्ट का आज फर्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका सुझाव के लिए जो सलाहकार समिति का गठन करेगी उसमें शामिल होते हैं, यानी उस सलाहकार समिति है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका के समस्त सदस्य, नगर के कोई भी अन्य 6 प्रमुख नागरिक, बी और सी दोनों। ये जो क्वेश्चन है ये सोल्व करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि नगर पालिका सुझाव के लिए जो सलाहकार समिति का गठन करेगी उसमें कौन कौन शामिल होंगे। ठीक है। पहली बात तो ये धारा किस में आता है, धारा 160 में ये बातें आती है। 160 में उसमें सलाहकार समिति के सदस्य कौन कौन से होंगे ये बताया गया है। सलाहकार समिति के सदस्य, उन समिति के सदस्यों के बारे में बताया गया है। और धारा 160 में क्या आता है कि योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है वो धारा 160 में आती है। उसी में बताया गया है कि सलाहकार समिति होती है उसके सदस्य कौन कौन होंगे। तो जो सलाहकार समिति होती है उसमें 5 प्रकार के सदस्य होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के सदस्य होते हैं। उनमें कौन सा होता है? पहला तो ये होता है कि नगर पालिका के समस्त सदस्य, नगर पालिका होती है उसके जो समस्त सदस्य होंगे वो सारे के सारे होंगे समस्त सदस्य। और वो कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि नगर पालिका में निर्वाचित भी होते हैं, मनोनीत भी होते हैं और पदेन जो सदस्य होते हैं वो होते हैं। तो नगर पालिका के जो समस्त सदस्य होंगे वो सलाहकार समिति में होंगे। दूसरा और कौन कौन से होंगे? जो उद्योग, वाणिज्य और जो व्यापार संघ होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी व्यापार मंडलों के अध्यक्ष, व्यापार मंडलों के जो अध्यक्ष होते हैं वो होंगे। ठीक है। पहला तो नगर पालिका के समस्त सदस्य होंगे, दूसरा क्या होएगा, जो व्यापार मंडल होते हैं उनके अध्यक्ष होंगे। तीसरा कौन होएगा? तीसरा वो होंगे जो नगर होता है, नगर में जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं उनके 6 सदस्य, जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं संस्थानों के 6 सदस्य। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहले नगर पालिका के समस्त सदस्य, दूसरे जो अपने उद्योग, वाणिज्य, व्यापार संघों के जो प्रतिनिधि यानी कि व्यापार मंडलों के सदस्य, व्यापार मंडलों के अध्यक्ष, तीसरा जो नगर में जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं उनके 6 प्रतिनिधि यानी 6 सदस्य। 3 प्रकार के ये होते हैं। और आगे बात करें तो चौथा कौन सा होता है कि जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, गैर सरकारी संगठन कौन से होते हैं? एनजीओ के होंगे 6 सदस्य, 6 प्रतिनिधि माने या 6 सदस्य माने, एनजीओ के 6 प्रतिनिधि। ठीक है। और पांचवा कौन सा होएगा? पांचवा होएगा कि जो नगर के कोई भी अन्य सम्मानित 6 प्रमुख नागरिक, नगर के कोई भी
नगर के कोई भी सम्मानित या प्रमुख नागरिक, सम्मानित या प्रमुख 6 नागरिक है इसके सदस्य होंगे। तो ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कौन कौन से बताएंगे? एक बताएंगे कि नगर पालिका के समस्त सदस्य होंगे जिसमें निर्वाचित, मनोनीत और पदेन आते हैं। दूसरा आप इसमें ये बताएंगे कि जो आपके व्यापार मंडलों के अध्यक्ष होते हैं वो आएंगे। तीसरा जो नगर में जो शैक्षणिक संस्थान है उनके जो प्रतिनिधि होंगे 6 प्रतिनिधि वो आएंगे। और चौथा आएंगे कि जो एनजीओ होते हैं, एनजीओ के 6 प्रतिनिधि जो गैर सरकारी संगठन। पांचवा जो नगर के कोई भी सम्मानित या प्रमुख व्यक्ति होंगे, ठीक है, वो 6 नागरिक वो आएंगे। तो ये है इसके सदस्य होंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब हम अच्छे से इसका जो आंसर है वो दे सकते हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष नहीं होता। नगर पालिका के समस्त सदस्य होते हैं। नगर के कोई भी अन्य 6 नागरिक, हाँ ये भी होते हैं। तो बी व सी दोनों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी व सी दोनों। मैं आपको क्वेश्चन लेके आती हूँ, इसके साथ साथ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो धारा होती है वो अच्छे से आपको पूरी की पूरी याद हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। किस प्रकार हटाया जा सकता है? सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा, न्यायालय में ट्रायल द्वारा। तो ये हमें सभी को पता है कि ये हटाया जाता है महाभियोग द्वारा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। अब आपको कमेंट करके नीचे बताना है कि जो आपका महाभियोग है ये कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है, ठीक है, आपको ये कमेंट करके नीचे बताना है। अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। ये मैं आपके लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये कुछ मेरे को क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे इसलिए आपके लिए लेके आई। गलत कथन बताना है कि प्राचीन सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ये बिल्कुल आपका सही है और ये कई बार एग्जाम में आया भी है कि प्राचीन सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। गुप्त वंश के सिक्कों का विशाल ढेर भीनमाल से प्राप्त हुआ है। अगला है चौहान वंश के सिक्के रूपक, दिनार, द्रम व विंशोपंख कहलाते हैं। रेंट से प्राप्त सिक्कों को धारण या पण कहा जाता है। तो इसमें से जो आपका गलत है वो है ये, गुप्त वंश के सिक्कों का विशाल ढेर भीनमाल से प्राप्त हुआ है, ये गलत है, ये नहीं हुआ। बाकी आपके तीनों है ये बिल्कुल सही है। तो आपको ये तीनों याद कर लेने हैं, क्या पता कुछ अलग फॉर्मेशन से आप में एग्जाम में पूछ ले। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि योजना के परिवर्तन की तारीख का उल्लेख किस धारा में किया गया है? योजना के परिवर्तन की तारीख, धारा 160, धारा 161, धारा 163, धारा 164। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन बी, धारा 161। यानी योजना के परिवर्तन की तारीख का उल्लेख है किसमें? धारा 161 में है। इसमें क्या दिया हुआ है कि योजना के परिवर्तन की तारीख। अब हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे धारा 160। 160 में क्या होता है कि योजना तैयार कैसे करें, उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कौन सी होती है, वो तो होती है धारा 160 में। जब अब राज्य सरकार द्वारा योजना है वो मंजूर की मतलब उन्होंने मंजूर कर ली, उनके मंजूर किए जाने के बाद तुरंत ही क्या किया जाता है? योजना के परिवर्तन की तारीख, यानी उसे लोक नोटिस के द्वारा उल्लेख करते हैं उसमें और फिर योजना को है वो प्रकाशित करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब आपका जो नोटिस है वो नोटिस जारी होता है, ठीक है, योजना के परिवर्तन का जो नोटिस है वो जारी होता है, तो नोटिस के प्रथम प्रकाशन की जो तारीख होती है, प्रथम प्रकाशन की तारीख है, उसी तारीख को यह योजना है वो परिवर्तन में मानी जाती है। तो नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख है को यह योजना परिवर्तन में आ जाएगी, उसी को ये परिवर्तन की तारीख है वो मानी जाएगी। अब क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है? एक तो ये कि योजना के परिवर्तन की तारीख किस धारा में है, जैसे इसमें धारा 161 में है। दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से जो है परिवर्तन में मानी जाएगी, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में और उच्च सदन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति में है वो। आपके राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति में होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? आपने देखा होगा कि हमारे जो राजस्थान जीके का पोर्शन होता है उसमें हिस्ट्री से कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिसमें जो पीछे के राजवंश के पट्टा रेख वगैरह होते हैं, कर होते हैं, उनके कर की पद्धति होती है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
तो पट्टा रेख किसे बोला जाता था? बिगार प्रथा को, विवाह कर को, आकलित राजस्व को और सैन्य कर को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आकलित राजस्व है उसे पट्टा रेख बोला जाता था। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। योजना परिवर्तन में आने के पश्चात किसी भी समय नगर पालिका किसके पूर्व अनुमोदन से योजना में ऐसे कोई उपांतरण कर सकेगी? उपांतरण मतलब बदलाव यानी मॉडिफिकेशन उसमें कर सकेगी। तो किसके अनुमोदन से कर सकेगी? केंद्र सरकार, जिला कलेक्टर, राज्य सरकार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो पहले देखिए कि योजना तैयार हुई, उसकी मंजूरी के लिए अपनाई गई प्रक्रिया हुई वो 160 में हुई। उसके बाद योजना के परिवर्तन की तारीख आई वो 161 में आई। उसके बाद अभी क्या आएगा? अभी आपकी धारा 162 आएगी, जिसमें क्या होगा कि योजना का जो पश्चात योजना के आने के बाद जो उसका बदलाव होगा, मॉडिफिकेशन होगा, वो किसके अनुमोदन से होगा? ये किस में है? धारा 162 में है। तो आपके लिए धारा 160, 161 और 162 तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे आप देख लीजिए किस किस प्रकार कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, यानी राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, अब इससे जो हमने देख लिया कि योजना परिवर्तन में आने के पश्चात किसी भी इसमें नगर पालिका है वो किसके पूर्व अनुमोदन से? राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से योजना में भी बदलाव कर सकती है। ठीक है, ये आपके जो धारा 162 है उसमें दे दिया गया। अब भी धारा 162 में एक चीज और दी गई है। क्या चीज दी गई है? कि इसमें बदलाव नहीं किए जा सकते। कौन से बदलाव नहीं किए जा सकते? क्योंकि राज्य सरकार के जो अनुमोदन के बाद ही वो बदलाव है वो उसमें होंगे, लेकिन उसमें धारा 162 में ये भी बताया गया है कि ये बदलाव नहीं किए जा सकती। वो 3 प्रकार होते हैं। कौन से? एक तो योजना का मूल स्वरूप है वो नहीं बदला जाएगा, योजना का मूल स्वरूप नहीं बदला जाएगा। दूसरा, उसके सीमा क्षेत्र को नहीं बदला जाएगा, उसका जो सीमा क्षेत्र होता है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जाएगा। और तीसरा होता है जनसंख्या घनत्व, इसको भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो ये तीनों चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है कि जो योजना परिवर्तन है जो नगर पालिका उसमें चेंज कर सकती है तो किस किस जो क्षेत्र हैं उनमें चेंज नहीं कर सकती। मूल स्वरूप नहीं बदला जा सकता, सीमा क्षेत्र नहीं बदला जा सकता और जनसंख्या घनत्व है वो भी नहीं बदला जा सकता। और ये बात भी है कि जब इस धारा के दिन कोई भी योजना है उसका संशोधन कर दिया तो उसका संशोधन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक राज्य सरकार का अंतिम राज्य सरकार का अंतिम आदेश है वो ना आ जाए। यानी जो राज्य सरकार का जो अंतिम अनुमोदन है वो जब तक नहीं आ जाता तब तक उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हमने देखा था कि 160 में आपके क्या था? योजना तैयार करना था 160 में, और उसकी जो अपना उसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो थी। 161 में योजना के परिवर्तन की तारीख थी। 162 में कि योजना में कोई भी बदलाव मॉडिफिकेशन कर सकती हैं। फिर आगे आपकी 163 आ गई। तो आपके 163 में दिया गया कि योजना का जो क्रियान्वयन है, इम्प्लीफिकेशन है, वो किस प्रकार किया जाएगा, वो आपके किस में 163 में है। इसके बाद किसी भी योजना के परिवर्तन के बाद है वो नगरपालिका योजना के क्रियान्वयन के लिए अधिनियम के अधीन रहते हुए कार्यवाही आरंभ कर सकती है। तो आपके लिए 160, 61, 62 और 63 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? किस संविधान संशोधन में ये अधिकार है वो राष्ट्रपति को दिया गया था? 30वें संविधान संशोधन, 40वें, 42वें और 44वें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को ये अधिकार है वो दे दिया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था? यानी जो 12 कोटड़ी नामक एक सामंती व्यवस्था थी ये किस राज्य में थी? आमेर, मारवाड़, मेवाड़ और रणथंभौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आमेर में है वो 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध है किससे है? आमेर से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब हम जो आगे हमारे क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे कुछ तो आपके मास्टर प्लान से संबंधित और कुछ आपके अनुसूची से संबंधित होंगे। तो मैंने आपको इसमें कितनी है, एक्ट 2009 एक्ट है नगर पालिका एक्ट, इसमें अनुसूचियां हैं 9, अनुसूचियां हैं 6। अनुसूचियां कितनी है? 6 है। इसमें अध्याय कितनी है? 17 है। और अगर इसमें
उनकी धाराओं की बात करें तो कितनी है, 344 है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे ऑप्शन में दे देंगे कि इस जो नगरपालिका एक्ट है उसमें कितनी जो धाराएं हैं वो है, कितने अध्याय हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, 17 अध्याय है, 6 अनुसूची है और 344 धाराएं हैं। और 6 अनुसूची है, कौन कौन सी धाराओं में है इनका उल्लेख किया गया है, कौन से अध्याय में इसका उल्लेख किया गया है, ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको बहुत पहले ही शेयर कर दी थी। तो आपको अब तक तो ये याद भी होगा कि जो अनुसूचियां 6 हैं इनका उल्लेख किसमें पाता है, यानी जो अनुसूचियां हैं ये आपके अध्याय 7 में दी हुई है। राजस्व से संबंधित जो आपका अध्याय 7 है उसमें अनुसूचियां दी गई है, 6 की 6 अनुसूचियां हैं उनमें दी गई है। अब जो 6 अनुसूचियां वे कौन कौन सी धाराओं में दी गई है ये अभी हम बात करेंगे, और बात नहीं हम याद भी करेंगे कि प्रथम अनुसूची कौन सी धारा में है, सेकंड, थर्ड और 6 की 6 अनुसूची है हम आज याद भी कर लेंगे कौन कौन सी धारा में दी गई है। तो इससे संबंधित मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम अनुसूची है वो किस धारा से संबंधित है, और हम ये भी देखेंगे कि जो आपकी अनुसूची है इनमें किस चीज का उल्लेख किया गया है। तो प्रथम अनुसूची किस धारा से संबंधित है, धारा 109, 110, 108 और 112। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 108 है उसमें ही आपकी अनुसूची फर्स्ट है वो दी गई है। अब अनुसूची फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले है वो धारा 108 में दिया हुआ है, ये हमें पता है। अब हम प्रथम अनुसूची देख लेते हैं। प्रथम अनुसूची, तो प्रथम अनुसूची है ये धारा 108 में है, धारा 108 में दी हुई है। इसमें दिया क्या हुआ है, इसमें दिया हुआ है कर उद्ग्रीण तथा आपत्ति हेतु नोटिस, तथा आपत्ति हेतु नोटिस। तो ये कौन सी है, प्रथम अनुसूची है, कौन सी धारा 108 में दी गई है, ये किससे संबंधित है, कर उद्ग्रीण तथा आपत्ति हेतु नोटिस से संबंधित है। अब धारा आपकी 108 है, 108 में क्या दिया हुआ है कि कर अधिरोपण से पूर्व की प्रक्रिया है वो किसमें दी गई है, धारा 108 में दी गई है। उसमें बताया गया है कि कर, टोल टैक्स, आपकी भूमि पे कर है वो किस प्रकार दिए जाएंगे और वगैरह, ये चीजें किसमें दी गई है, धारा 108 में दी गई है। और जब ऐसा कोई संकल्प पारित कर दिया गया हो जिसमें नगरपालिका इस प्रकार के जो प्रारूप है वो नियमों को देती है, तो जो प्रारूप होते हैं वो प्रथम अनुसूची में दिए गए प्रारूप में एक जो नोटिस होता है उसके साथ है वो प्रकाशित करती है। यानी प्रथम अनुसूची में दिए गए प्रारूप में एक नोटिस के साथ है वो प्रकाशित करेगी। ठीक है, तो ये जो नोटिस होता है वो कौन सा नोटिस का प्रारूप कौन से में होता है, धारा 108 में होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इस संबंध में कोई नगरपालिका या कोई भी निवासी है उसको आपत्ति हो गई, ठीक है, उसको कोई आपत्ति हो गई, तो वो जब ये नोटिस जारी होता है ना, नोटिस यानी जारी होता है यानी प्रकाशन होता है, इस नोटिस का प्रकाशन होता है, तो इस नोटिस के प्रकाशन के 1 माह के भीतर है वो लिखित में जो आपत्ति है वो भेज सकता है। तो आप ये याद रखिएगा कि कितने टाइम बाद यानी 1 माह के भीतर जब भी इस नोटिस का जो प्रकाशन होता है तो उस प्रकाशन के 1 माह के भीतर है वो कोई भी जो जिस नगरपालिका के जो सदस्य होता है, निवासी होता है, सदस्य नहीं निवासी, तो उसको अगर आपत्ति है तो 1 माह के भीतर लिखित आपत्ति है वो भेज सकता है। और नगरपालिका तथा उसके द्वारा जो भी समिति होती है, प्राधिकृत समिति है, वो इस आपत्ति पर विचार करेगी। ठीक है, और वह विशेष संकल्प द्वारा ऐसी तारीख से कर के अधिरोपण का निर्देश देगी जो संकल्प में विनिर्देशित किए जाए। ठीक है, तो ये आपकी धारा 108 हो गई, जिसमें आपको इतना याद रखना है कि जो प्रथम अनुसूची है वो धारा 108 में दी गई है, धारा 160 में कर के पूर्व अधिरोपण की प्रक्रिया दी गई है, और आपके प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है, कर उद्ग्रीण तथा आपत्ति हेतु नोटिस दिया गया है, और इसमें क्या बताया गया कि 1 माह के भीतर है वो लिखित आपत्ति दी जा सकती है। तो ये आपकी प्रथम अनुसूची हो गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति है वो रोक सकते हैं, राष्ट्रपति वो रोक सकते हैं। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 111। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी, जब्ती एक प्रणाली थी, किस चीज के लिए थी, भू लगान निर्धारण की एक विधि थी, भूमि नाप की एक इकाई थी, एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी थी और एक विवाह कर था। तो ये क्या चीज थी,
तो यह भू लगान निर्धारण की एक विधि थी। राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी, वह भू लगान निर्धारण की एक विधि थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आपकी अनुसूचियों से हो गया कि असुमिलित है, इसमें से कौन सा है वो बताना है। अब हमने प्रथम अनुसूची देख ली। प्रथम अनुसूची वो धारा 108 में है, किस चीज से संबंधित है ये हमने देख लिया। अब बात आती है दूसरी व तीसरी अनुसूची है वो धारा 117 में, चौथी अनुसूची धारा 129 में, पांचवी अनुसूची धारा 131 में और छठी अनुसूची धारा 133 में। तो आपकी प्रथम अनुसूची 108 में है। दूसरी अनुसूची की बात करें और तीसरी अनुसूची की, दूसरी और तीसरी अनुसूची है वो आपकी धारा 117 में है। चौथी अनुसूची की बात करें तो वो आपकी धारा किस में है, 130 में है। पांचवी अनुसूची आपकी धारा 131 में है और छठी अनुसूची है वो धारा आपकी 133 में है। तो आप इसे अभी याद कर लीजिए। प्रथम अनुसूची 108 में, दूसरी और तीसरी 117 में और चौथी, पांचवी, छठी आपको ऐसे याद हो जाएगा 130, 131 और 133। ठीक है, ये आपकी हो गई अनुसूचियां। अब हम देख लेते हैं कि दूसरी व तीसरी अनुसूची है जो धारा 117 में दी गई है, ये किस चीज के लिए है। तो आपकी जो दूसरी और तीसरी अनुसूची है वो धारा 117 में है, धारा 117 में है और दोनों की दोनों है किस चीज से है, ये अंतरण यानी कि अंतरण की सूचना का प्रारूप है। सूचना का क्या है, प्रारूप है। सूचना का प्रारूप यानी आपके दोनों दूसरी और तीसरी अनुसूची है वो धारा 117 में है। तो आप ये सोचेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों की दोनों है वो ट्रांसफर की सूचना के प्रारूप है। जो ट्रांसफर की सूचना का प्रारूप है ये दोनों की दोनों अनुसूचियों में है। तो आपकी जो दूसरी अनुसूची है उसमें तो क्या है, जब आपका जो अंतरण ट्रांसफर है वो लिखित में हो, ठीक है, लिखित से किया गया हो, यानी ट्रांसफर है वो लिखित से किया गया हो, तब जो आपकी ट्रांसफर की सूचना का प्रारूप है वो आएगा आपकी अनुसूची दूसरी में। तीसरी अनुसूची में क्या आएगा, तीसरी अनुसूची में आएगा जब अंतरण है वो लिखित से न होकर के लिखित से अन्यथा किया गया हो। ये अन्यथा आपको ध्यान रखना है, अन्यथा से किया गया हो। तो आपका जो अंतरण यानी ट्रांसफर की सूचना का प्रारूप है वो किस में आता है, अनुसूची 3 में आता है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि जो आपकी जो अनुसूची दूसरी है उसमें जो आपका अंतरण है वो लिखित में किया गया होगा। तीसरी अनुसूची में जो आपका अंतरण होगा वो किस में किया गया हो, लिखित से अन्यथा किसी प्रकार से किया गया हो। अब लिखित में कैसे होता है, जैसे कोई भी ट्रांसफर है वो किसी भी अधिकारी वगैरह से होता है तो लिखित में सब कुछ प्रोसेस है वो लिखित में की गई होगी, तो वो ही हो जाएगा लिखित में किया गया। अब आपको ध्यान बस इतना ही रखना है कि दूसरी और तीसरी अनुसूची है वो धारा 117 में है। अंतरण की सूचना का प्रारूप है वो इसमें दिया हुआ है। दूसरी अनुसूची है वो लिखित, जब जो अंतरण है वो लिखित से किया गया हो, और तीसरी अनुसूची होती है जब अंतरण है वो लिखित से अन्यथा किया गया हो। बस आपको इतना ही याद करना है। इसमें बस क्या होता है, प्रारूप दिया हुआ होता है, ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस अनुसूचियों से इतना ही पूछा जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। अगला हमने इसमें देख लिया कि जो दूसरी व तीसरी अनुसूची है वो धारा 117 में है, ये बिल्कुल सही है। चौथी अनुसूची है वो धारा 129 में ना होकर किस में है, 130 में है, धारा 130 में है। और किस चीज के बारे में है, चौथी अनुसूची है वो मांग की नोटिस का प्रारूप, मांग की नोटिस का प्रारूप। तो ये किस में है, ये आपकी धारा 130 में दिया हुआ है। चौथी अनुसूची मांग की नोटिस का प्रारूप है। इसमें प्रारूप बस वही होता है कि इस साइड में आपको परिस्थिति, जैसे अपने लेटर का जो प्रारूप होता है ना उस हिसाब से प्रारूप होते हैं, तो वो बस उनको फिल करके देना होता है कि हाँ इस अनुसूची के अकॉर्डिंग है ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इस साइड वो किसी का निवासी होएगा, जिस जगह का निवासी होएगा वो चीज़ दे देंगे, और उसके अंदर में जो उनसे लिखवाया जाता है वो इसमें पुटअप कर देते हैं। तो ये होता है, बस ये पूछ लिया जाता है कि जो मांग की नोटिस का प्रारूप है वो कौन सी अनुसूची में है, तो आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा कि चौथी अनुसूची में है। और ये चौथी अनुसूची किस में आती है, धारा 130 में आती है। और जो ये आपके मांग के नोटिस का प्रारूप होता है, प्रारूप मीन्स यही होता है जैसे फॉर्म वगैरह मान लीजिए आप, ये होता है, ठीक है। तो ये इसमें धारा 130 में दे दिया कि मांग का, आपको हमने पढ़ा ही है कि धारा 130 में क्या है, मांग का नोटिस है। धारा 130 में कौन सी अनुसूची, चौथी है, जिसमें मांग के नोटिस का प्रारूप दिया हुआ होता है। बस इसमें आप एक चीज़ और ये याद रखना है कि जब वो जो बिल प्राप्त होता है, बिल कौन से, जो कर के बिल होते हैं ना,
टैक्स के बिल होते हैं, तो वो बिल प्राप्त होता है उसके 15 दिवस के भीतर भीतर जो ये नोटिस है ये जारी करना होता है, 15 दिवस के भीतर भीतर, ये थोड़ा आप याद रखिएगा। 5वीं अनुसूची है वे धारा किसमें 131 में है, और 6ठी अनुसूची है वे धारा 133 में है। अब हम ये और देख लेते हैं कि 5वीं अनुसूची है वो धारा किसमें आपके 131 में दी हुई है, धारा 131 में दी हुई है, धारा 131, और इसमें क्या है, वारंट का प्रारूप है, वारंट का प्रारूप। अब हमने पढ़ा है प्रारूप, ठीक है, हमने पढ़ा है कि धारा जो 131 है उसमें क्या दिया गया कि किन किन मामलों में वारंट जारी किया जाता है, किन मामलों में वारंट है वो जारी किया जाता है। यानी जो व्यक्ति है वो कर नहीं देगा, ठीक है, टैक्स नहीं करेगा, तो उसे मांग का नोटिस दिया जाएगा, जो कि हमने पीछे देख लिया है कि अनुसूची 4 में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है फिर वारंट जारी किया जाएगा, तो वो किन किन मामलों में है वो वारंट जारी कर सकता है, वो प्रारूप है वो किस में होता है, इसमें अनुसूची 5 में होता है। जैसे कि नोटिस में जो मांगी गई जो राशि है वो नहीं दे रहा है, नई राशि देने के लिए बोल रहा है, उचित कारण भी नहीं बता रहा कि मैं इस वजह से वो जो ये राशि है वो नहीं दे रहा हूँ, और नई जो मांग के विरुद्ध जो धारा 121 है उसके कोई भी जो उपबंध है उसके खिलाफ है वो अपील भी नहीं कर रहा, क्योंकि अपील भी कर सकता है ना कि ये टैक्स है मुझसे बिन वजह ले रहा है या इसका कोई रीजन नहीं है देने का, तो ना ही वो धारा 121 के उपबंधों के अनुसार अपील कर रहा है, तो वो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो उस स्थिति में उसकी जो जंगम जो संपत्ति होती है, जंगम मीन्स की अपनी चल संपत्ति, उसके मामलों में जो कुर्की है वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा जो कुर्की के लिए 5वीं जो आपकी अनुसूची है, 5वीं अनुसूची के प्रारूप में जो वारंट का प्रारूप दिया होता है उसके अनुसार है वो संपत्ति की कुर्की के मामले में आदेश है वो जारी कर देगा। तो 5 में क्या दिया हुआ है, वारंट का प्रारूप दिया जाता है। मेन बात आप ये देखिए कि जो प्रारूप होता है वो दिया होता है, उस प्रारूप को भर के दिया जाता है कि आपने ना ही तो है वो आप ये राशि दी है, ना ही वो आपने टैक्स न देने का कारण बताया है, ना ही आपने 121 के उपबंधों के अकॉर्डिंग है वो अपील की है, तो वो उस वारंट के प्रारूप में भर के दिया जाता है, यानी उस फॉर्म में भर के दिया जाता है, ठीक है। ये बात इसमें अनुसूची 5 में दी गई है। अब हम देखिए कि अनुसूची 6 रह गई। अनुसूची 6 है वो किस में दी गई है, धारा 133 में दी गई है, धारा 133 में दी गई है। और धारा 133 क्या है कि धारा 133 क्या है, वारंट को निष्पादित करने की रीति, वारंट को निष्पादित करने की रीति किस में दी गई है, निष्पादित करने की रीति ये दी गई है आपके धारा 133 में दी गई है। और अगर अनुसूची अपन 6 में बात करें तो इसमें क्या दिया गया कि कुर्क संपत्ति की तालिका और नोटिस का प्रारूप, कुर्क संपत्ति की तालिका और नोटिस का प्रारूप, तालिका और नोटिस का प्रारूप, यानी इस फॉर्म में क्या होगा, नोटिस का प्रारूप, तो ये फॉर्म ही होगा। तो इस फॉर्म में क्या दिया हुआ होगा, इसमें ये दिया हुआ होगा कि जो संबंधित अधिकारी है वो उसकी जो संपत्ति होगी उसके बारे में लिखेगा कि ये चीज़ है, वो इसी संपत्ति को इस हिसाब से हम कुर्क करेंगे, क्योंकि आपने अभी तक है वो इसका जो टैक्स है वो नहीं दिया था। और जो अधिकारी होएगा वो कुर्क संपत्ति की है वो सूची बना देगा, ठीक है, वो सूची बनाएगा, और जो ऐसी संपत्ति हटाने से पूर्व जो मतलब ये सूची बनाएगा कुर्क करने से पूर्व, यानी संपत्ति है उसको हटाने से पूर्व ये जो प्रारूप है ना ये भर के है उस व्यक्ति को देगा। 6ठी अनुसूची के प्रारूप में लिखित नोटिस दे देगा उस व्यक्ति को कि हाँ हमें इस संपत्ति को इस प्रकार से है वो कुर्क करेंगे। और इसमें धारा 133 में आपने पढ़ा भी होगा कि इसमें वो क्या क्या चीज़ है वो कुर्क नहीं कर सकता। जैसे कोई व्यक्ति है उसकी पत्नी और उसके बच्चों के पहनने के आवश्यक जो कपड़े हैं वो कुर्क नहीं कर सकते, खाना बनाने के बर्तन हो गए, कोई शिल्पियों के औजार हो गए, किसानों की खेती के कोई औजार हो गए, बीज हो गए, पशु हो गए, या फिर मान के चलिए कि जो जीवन यापन के जो साधन होते हैं उनको कुर्क नहीं कर सकते। ये बात किस में दी गई, 133 में दी गई है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, वैसे मैं आपको जो क्वेश्चन लेके आती हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहे तो इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, उसके बाद वो इंपॉर्टेंट धाराएं वो टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको 6 की 6 जो अनुसूचियाँ वो अच्छे से कवर करवा दी है। अब हम एक बार ये पढ़ लेते हैं कि धारा जो आपकी जो अनुसूची प्रथम है वो किस में दी गई है, 108 में दी गई है, ठीक है। दूसरी तीसरी है ये दोनों 117 में दी गई है, चौथी 130 में दी गई है, 5वीं 131 में, और 6ठी अनुसूची 133 में दी गई है। ये आपके अच्छे से याद हो गई। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, यानी कौन हटा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और संसद द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के द्वारा महाभियोग लगा करके। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इनमें से एक क्वेश्चन है, एक जो ऑप्शन है वो गलत है, वो हमें बताना है। खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी। जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था। भूमियों को कुछ भूमि उनकी भामियों को यानी को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं तथा मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी। और चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। तो इसमें से कौन सी है वो सही नहीं है, तो इसमें आपका है वो ऑप्शन डी है, वो गलत है। खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में रहती थी, ये भी बिल्कुल सही है। जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदार का जो पैतृक नियंत्रण होता था, ये भी ठीक है। और भामियों को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाएं और मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए भी दी जाती थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आगामी 5 वर्षों के लिए जो योजना तैयार की जाएगी उसे किस नाम से जाना जाता है? मास्टर विकास योजना, निष्पादन योजना, वार्षिक नगरपालिका कार्य योजना और ऑप्शन ए और बी। तो हम बात करें इसकी, तो हम देखते हैं कि जो ये आपकी योजनाएं होती हैं, तो ये इस किस में दी गई है? धारा 159 में दी गई है। इस धारा 159 में क्या बताया गया कि जो नागरिक सर्वेक्षण तथा मास्टर विकास योजनाएं हैं, इसके अलावा अन्य योजनाएं हैं, वो किस प्रकार बनाई जाती हैं, उनकी जो तय सीमा होती है वो कितनी होती है? तय सीमा, समय सीमा है वो कितनी होती है, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि आगामी 5 वर्षों के लिए। तो अब बात करें कि मास्टर विकास योजना है, मास्टर विकास योजना ये आपकी होती है 20 वर्षों के लिए। मास्टर विकास योजना होती है 20 वर्षों के लिए। निष्पादन योजना होती है वो होती है आपके 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। वार्षिक नगरपालिका कार्य योजना होती है, ये होती है आपकी 1 वर्ष के लिए। ठीक है, 1 वर्ष के लिए। तो तीनों ये आपकी याद रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आगामी 5 वर्षों के लिए पूछा है, तो आपकी हो जाएगी निष्पादन योजना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको तीनों याद रखने के, मास्टर विकास योजना 20 वर्षों के लिए होती है, निष्पादन योजना 5 वर्षों के लिए होती है, और वार्षिक नगरपालिका कार्य योजना है वो 1 वर्ष के लिए होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता और भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4, 5, 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति थी, यानी ये विरोक्ति किसने लिखी थी या किसने बोल ली थी? जयचंद की थी, कवि जयानक की थी, चंद्रबरदाई की थी और नयन चंद्र सूरी की थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, चंद्रबरदाई ने कहा था कि 4, 5, 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब अधिकारी कुर्क संपत्ति की सूची बनाता है तब कब्जाधारी को अनुसूची के प्रारूप में लिखित नोटिस देता है। अब आप बताइए, मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, कुर्क संपत्ति की सूची बनाता है तो नोटिस जो प्रारूप होता है वो कौन से में है? वो आपकी अनुसूची 6 में है। और अनुसूची 6 है वो धारा किस में है? धारा 133 में है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, 6ठी अनुसूची। ठीक है, अनुसूची 1 है वो कौन सी धारा में है? 108 में है। दूसरी और तीसरी दोनों की दोनों 117 में है। चौथी अनुसूची है वो धारा 130 में है। 5वीं है धारा 131 में है और 6ठी धारा 133 में। तो इस प्रकार आपको ये याद कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप है वो संसद के लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा और संसद के किसी भी सदन द्वारा या उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन के द्वारा है वो महाभियोग है वो लगाया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? नैन्सी, डॉक्टर ओझा, जयानक और चंद्रबरदाई। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, जयानक है वो पृथ्वीराज विजय का लेखक था। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि योजना तैयार करने के लिए किसके साथ समन्वय स्थापित किया जाता है? महानगर योजना समिति, जिला योजना समिति,
और मुख्य नगर नियोजक और उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे की सारी समितियों से होता है। और योजना तैयार करने के लिए जो होती है तो ये किस में होती है? धारा, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि धारा 159 में दिया गया है कि नागरिक सर्वेक्षण तथा मास्टर विकास योजनाएं अन्य योजनाएं तैयार करना है। तो योजना तैयार करने के लिए तो ये किस में दी गई? धारा 159 में दी गई है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? यानी इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति है वो एक से अधिक बार है वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये किस अनुच्छेद है उसमें दिया गया है। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57 में साफ साफ दिया गया है कि हमारे भारत का राष्ट्रपति है वो पुनर्निर्वाचित हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। ये अब आपके बिल्कुल अच्छे से याद हो गई है तो आप अच्छे से इसका आंसर दे सकती हैं कि प्रथम अनुसूची है वो कर उद्ग्रहण तथा आपत्ति हेतु नोटिस है। तो इसका तो आ जाए 1 में 3 आ जाएगा। 5वीं अनुसूची है वो किसके लिए है? वारंट का प्रारूप है 5वीं में। और 4थी में क्या है? मांग की नोटिस का प्रारूप है। क्या ये मैंने सही लगाया है? हाँ, तो ये आपका राइट हो जाएगा। पहली में कर उद्ग्रहण, 5वीं में वारंट का प्रारूप, 4थी में मांग की नोटिस का प्रारूप, दूसरी और तीसरी में ट्रांसफर की सूचना का प्रारूप और छठी में कुर्क संपत्ति की तालिका के नोटिस का प्रारूप। तो ये आपका क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी एकमात्र उदाहरण कौन सा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और नीलम संजीव रेड्डी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस धारा के अंतर्गत नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाएं तैयार की गई है? तो ये अभी मैंने आपको 2-3 बार क्वेश्चन में याद करवा दिया। ये किस में है? धारा 159 में है। धारा 159 में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। अब देखिए मैंने आपको अच्छे से पहले समझा दिया था पीछे, तो अब इन क्वेश्चन का जो आंसर देना आपके लिए कितना इजी हो गया, क्योंकि ये आपको अच्छे से याद भी हो गई है। तो मैंने एक चीज़ को इतने बार बताया तो आपको अच्छे से याद हो गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143 है। इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को शक्ति है कि वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है? तो ये हमने पीछे भी बात की थी कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा है ये लाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये मैंने इंपॉर्टेंट है वो 33 क्वेश्चन करवा दिए और इसमें मैंने आपको 6 की 6 अनुसूचियां वो अच्छे से याद करवा दी। कुछ और भी धाराएं हो गई वो मैंने आपको याद करवा दी है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्लास है वो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि सभी बच्चों की अच्छे से तैयारी हो सके। तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।